बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, ये जो देर करने की आदत है, ये जो काम के ऊपर मट्टी डालने की आदत है, ये न सिर्फ इनफरादी सतह पे हुआ करती है बल्कि कौमों की सतह पे और इज्तिमाई सतह पे भी अगर हो तो उसके बेपनाह नुकसानात हुआ करते हैं और बाज़ औक़ात इतनी देर हो जाया करती है कि फिर उस नुकसान का अज़ाला जो है वो मुमकिन नहीं रहता। इसलिए खुसूसन कौमी मामलात में लीडरान को जो इशूज़ जिनको फौरी तौर पर सुलझाना चाहिए उसमें हरगिज़ देर नहीं करनी चाहिए। शायद मुरीन नियाज़ी साहब की मारूफ नज़्म ही हमारे लीडरान को कुछ समझा सके। हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, जरूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बंधाना हो, इसको आप जरा अवामुन्नास पे रख के देखिए। मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो हमारी सियासी ज़ोमा से ये रिक्वेस्ट है कि फर्द भले देर करे तो करे मगर लीडरान को देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लीडरान अगर कौमी इशूज को सुलझाने में देर करेंगे तो उसकी कीमत नस्लों को चुकानी पड़ेगी। और नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ मौजूद है मारूफ सियासतदान इनामुल्लाह नियाज़ी साहब। से वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमाए अंदलीब अब्बास, आप भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और पीटीआई का फेस है ये। वेलकम अंदलीब। थैंक यू। बाबा चेला लख लख मुबारक पीटीआई नू। सुनिया पीटीआई दा वेदर तब्दील होने लगा। अच्छा, ये वेदर क्या हुआ यार? ओए मेरे नन्ना काका, ओए पॉपकॉर्न खाते हुए हूं तो खान साहब को पूछेगा, खान साहब कल लाओगे? भाई अगर वेदर अच्छा हुआ तो आ जाऊंगा, अगर वेदर मुनासिब न हुआ तो मैं नहीं आ सकता। बासी जरा 4 को दिन कट लेने, फिर उन्होंने ये ही कहना एसी ऑन कर दो, वेदर वेरी हॉट। अली अब्बास जी, बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू सो मच। जारिया सलाउद्दीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डीजे भट्ट बेरोजगार। धरनिया तो बाद हालात मैनू इंज पे ने जिवें एसी कोच नू रक्शे नहीं पैंदे, जिवें सारिਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸਰੇ नहीं पैंदे, जिवें सरगोधे ਦੇ शहर किन्नुआं ਨੂੰ नहीं पैंदे, जिवें नियाजी साहब। अच्छा बस 15 साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗੋਧਾ ਛੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। मैं नियाजी एक्सप्रेस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, हर नियाजी पर नजर। अनामुल्लाह नियाजी साहब ते नजर ना रख, तू अताउल्लाह नियाजी साहब ते नजर रख। जब आएगा इमरान सबकी जान, पहुंचेगा वैदर पाकिस्तान, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ वली मां खान, ਜਦੋਂ पहुंचेगा वैदर पाकिस्तान। हाथ नहीं गया हजे बड़े हैं अब तुम्हें क्या हुआ है? इस गाने ने धरना याद कराता, बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो नहीं जी, करोड़ों रुपए हड़प करके बेरोजगार हो गया। खान साहब और इज्जत नहीं रही। पहले धरने तो घर जाइदा ही, बच्चे कहते ही कि अबू डीजे आ गए ने। हुण जो घर जाइदा है तो बच्चे कह रहे अम्मी सवेर वाला भाई फिर आ गया। अच्छा अंदलीब, ये बताइएगा, लोग कहते हैं बड़ा करोड़ों रुपया बनाया डीजे ने, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बड़ा बजट था उसका। देखें जी, बजट की तो बात नहीं। अगर आप देखें 126 दिन रहे और 126 दिन वहां रहे जहाँ ना पानी था, ना बिजली थी, ना साउंड था, ना जनरेटर थे, ना घर था, ना बाहर था। जिस रात शेलिंग हुई तो इसका कमाल आपने देखना था कि 3 स्पीकर फटे उस दिन मेरे। स्पीकरों के अलावा सारे जो थे गैस से, इंक्लूडिंग मी, हम नीचे गिरे हुए थे और ये चला रहा था ट्रक और पूरा ये कप्तान बना हुआ था और गाइड कर रहा था कि जी यहाँ मत आए, आगे से हटे, चलते रहे। जनाब मैं बंदे नहीं सी बचा रहा, मैं अपने स्पीकर बचा रहा सी। ये शेलिंग जो है इनकी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है सियासत में। ये आज तक इन्होंने पूरी क्वालिफाइड नहीं है ये पार्टी। और डीजे भट्ट साहब को बेरोजगार हो गए हैं, मेरा ख्याल है कि इनको मैं मियाँ वाली या दरिया खाना ले जाऊं उधर। मैं नहीं जाना,
जाना मैं गड्डी ते आना अखबार दे पेज 2 ते आ। अच्छा इनाम साहब, आप दोनों यानी कि बहुत ही करीबी लोग हैं, इख्तलाफ अपनी जगह, बहरहाल आपके सगे चचाजाद भाई हैं खान साहब, और आपके जो भाई हैं हमारे दोस्त भी हैं, फीजुल्लाह न्याई साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, वो उनके बहनोई भी हैं। तो आप दोनों से ही पूछा जा सकता है ये वेदर का क्या मामला है? मेरा ख्याल है कि दिलीप इज द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन, क्योंकि हमारी तो रिश्तेदारी है, कब्जा तो इन्होंने किया हुआ है। जो उनका अपना खानदानी वेदर है वो इधर ही आएगा। भाई देखिए, हम तो आप दोनों फैसला कर लें, हमें कोई रिपोर्ट दे दें, वेदर रिपोर्ट दे दें। अनसर्टन किस्म का वेदर है, ये कभी कभी गरजता है, चमकता है, लेकिन बरसता नहीं है, चला जाता है। हम कहते हैं ना अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए। वो आपका शेर मुझे बस याद है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। तो सबसे ज्यादा मौसम के बारे में तो आप जानते हैं, आप क्यों अनजान बने हुए? यार बाजी उनकी मेंबर है पीटीआई को, वो रिश्ते करवाने के लिए औरत एक खातून, ये देखे ना, एक धान पान सी खातून, लेकिन जिसका हौसले को आपको दाद देनी पड़ती है। गर्मी, सर्दी, शेलिंग, और वो आपको कंटेनर पे इमरान खान साहब के दाएं या बाएं यूं करके खड़ी नजर आती है। वो एक हमारा वर्कर है, वो मुझे कहता है बाजी कुछ खाया पिया करें। तो मैंने कहा कि मैं तो खाती पीती हूँ। ना बाजी, जिनका आपके साथ मुकाबला है वो उनके मुताबिक आप खाया पिया करें। तो मैंने कहा किसके साथ मेरा मुकाबला है? कहते जी वो जो सेहतमंद लोग हैं जैसे मरियम नवाज है, उसके साथ आपका मुकाबला है। तो मैंने कहा मैंने उसके साथ कबड्डी करनी। मैंने तो उसके साथ मुंह से मुकाबला करना है और सोच से मुकाबला करना है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं बाजी, जिस बंदे ने आपको कहा ना खाया पिया करे, उसे कहे बेटा हमें एक मरतबा मौका मिलने दे, फिर हम भी खाए पिएंगे। वैसे यार मैं आपको पीपल्स पार्टी के हम जब जालों को देखते थे ना, और मुझे वैसे अंदलीब साहिबा में वो जो खास बात है ना जो पीपल्स पार्टी के वर्कर में होती है, जो लाठियां खाने के लिए तैयार होते हैं, पुलिस की वैनों पे चढ़ जाने के लिए तैयार होते हैं, इनमें वो वाली बात। कुछ नहीं, तुसी उन्होंने दा ज़हन बना रहे हो, नहीं फैंटी पॉलिटिकल वर्कर की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अंदलीब बीबी में पूरे मौजूद हैं। तो कोई सुलह की कोशिश हो सकती है दोनों न्याजी बरादरान? देखिए जी, ये फैमिली का मामला है, हम तो इनको अपनी पीटीआई फैमिली का ही समझते हैं, इसलिए वो फैमिली में नाराजगियां हो जाती हैं। न्याजी साहब को मैं प्रोग्राम के बाद वापस ले जाऊंगी ताकि जबर का मौसम बदल जाए। न्याजी साहब, ये फैमिली का मामला है, सियासी मामला? नहीं, दिस इज प्योरली पॉलिटिकल। ऑफ द रिकॉर्ड मैं और अंदलीब बीबी बात कर रहे थे, तो अंदलीब बीबी कह रही थी ये सेक्रीफाइस होती हैं लाइफ में। तो मैंने कहा ये सेक्रीफाइस जो नहीं है, ये तो जिंदगी के बहुत बड़े ब्लंडर है जो मेरे से हुए हैं। अच्छा, मैं यही पूछने जा रहा था कि हिस्सा तो रहे थे आप पीटीआई का? हाँ जी, मैं 1.5 साल पीटीआई। लेकिन आप समझते हैं कि वो ब्लंडर था आपकी जिंदगी का? I think blunder in the sense that was a politically wrong decision to take. लोग इसको पॉजिटिव भी देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि देखिए खान साहब जो हैं वो अपनी किसी फैमिली मेंबर का भी ख्याल नहीं करते, जो उसूली तौर पे वो समझते हैं वो करते हैं। इसमें शायद मैं ये कहूंगा इमरान खान की मर्जी भी शामिल नहीं थी। अच्छा, मेरे मसले पे, हफीज भाई के मसले पे इमरान खान की मर्जी भी पीछे रह जाती है। अंदलीब साहब, हफीज साहब ने तो बड़ा साथ डे 1 से लेके, पीटीआई बनने के बाद से लेके जब तक इख्तलाफ नहीं हुआ, हफीज साहब ने तो बड़ा साथ दिया हम सबकी ग्रूमिंग में, क्योंकि और वो बहुत पुराने सियासी वर्कर हैं। मेरा भी बहुत आना जाना था, और वो लिखते भी हैं, और उनकी सोच तो उनका अपना एक मकाम है और अपनी उनकी एक्सपीरियंस है, और वो हम पहले भी वैल्यू करते थे, अब भी वैल्यू करते हैं। हफीज भाई जो आर्किटेक्ट थे इस सारे सिनेरियो के शुरू से, और फ्रॉम द डे 1 ये जितना भी बेस थी पीटीआई की, दैट वाज डिजाइंड एंड बिल्ट अप बाय हफीजुल्लाह खान। ये एक पॉइंट है कि लोग सोचते हैं कि जी इमरान खान साहब 1 मिनट नहीं लगाते जहां वो अगर किसी को उन्होंने छोड़ना हो, चाहे वो उनके अजीज रिश्तेदारी के ना हो। ये एक तरफ से पॉजिटिव पॉइंट है। एक तरफ मेरे ख्याल में पीटीआई को उस पर भी गौर करना चाहिए, खान साहब को भी, कि लोगों को साथ लेकर चलना भी तो होता है ना, उनसे डायलॉग करना चाहिए, कोई रीजनिंग भी तो ठोस देनी पड़ती है। शाहजी तुसी सही कह रहे जी, खान साहब ने मेरे तो नजर इंज फेरियां जिवें मियां साहब ने गुल्लू बट तो नहीं फेरी। ये जो डीजे भट्ट है, इस किस्म के नौजवानों को जितना वो उन्होंने पीटीआई ने और खान साहब ने सपोर्ट किया है, मेरा ख्याल है और किसी लीडर ने सपोर्ट किया। लेकिन एक बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, पीटीआई तो फिर भी तो इंस्पायर कर गई है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को वाल कटा के जाए। सिर्फ वाल कटाने ले आ, शेर वाली शर्ट ते मैं ले ली देखो, लेकिन वो मैनू लगता उन्होंने कबूलना नहीं गा। जरा खान साहब बड़े पनीत हो गए ने शाह जी मेरे नाल। पहले धरने होंदे सी, मैं कहा खान साहब मेरा दिल घबराउंदा, कहंदे तेनू एसी लवा देने आ। हुण मैं कहा खान साहब मैनू गर्मी लगदी, मेरा दिल घबराउंदा, कहंदे जा काम कर जाके, मेरा अपना वैदर खराब होया, तेनू अपनी पई है।
नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत हैं। अच्छा अंदलीब, ये बताइएगा, बाहर के जो अखबारात हैं उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जो होने वाली फर्स्ट लेडी हैं, उनकी ये भी ख्वाहिश है कि पीटीआई में कुछ ओहदा उन्हें दिया जाए और उनको एक्टिव किया जाए। ये इतलात है। मैं बड़े वसूख से ये कह सकती हूँ कि चाहे कोई भी हो, पीटीआई के अंदर ये वाला जो दस्तूर है, क्योंकि हम खड़े हुए हैं, किस चीज के खिलाफ खड़े? अगर ये खबर दुरुस्त निकलती है तो ओहदा जो है वो बहरहाल नहीं मिलेगा पीटीआई में। लगता है कि पीटीआई वाले जा तो बहुत पोले ने यार इन्हां दा दान ही लग रहा यार बाकी दान ही लग रहा है। देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैरिड डी मैरिड ये सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा, हकीकत से इसका फेस सेविंग्स होती हैं। कई शहीद हो चुके हैं, कई जख्मी हैं, कई कंटेनर तो डिगे ने। कंटेनर तो डिगन ते उन्नी देर नहीं जी लगदी जिन्नी देर च खान साहब बंदे नूं नजरां तो देख देंगे। नहीं यकीन तो पूछो जवेद हाशमी। हाँ वो बात तो सही है, लेकिन जिन लोगों ने खान साहब के साथ 95 में ये सफर स्टार्ट किया था ना, वो एक बंदा भी उनके साथ नहीं है। अभी एहसन रशीद साहब की डेथ हुई है। एहसन रशीद साहब, एहसन रशीद नेमुल हक भी एक्टिवली नहीं था जी, दुआगो था। एक्टिवली जो लोग थे ना, जो खान साहब के जो सफर शुरू किया था, वो एक बंदा भी साथ नहीं है। आपकी पसंद नापसंद सियासत में नहीं आती। कई ऐसे मरहले आते हैं कि जहां पे कोई वर्कर है या कोई ओहदेदार है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ही इज गुड एट वर्क, तो हम उसको न चाहते हुए साथ लेके चलते। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मुमकिन नहीं है। लाइकिंग डिसलाइकिंग, कल मुझे शक्ल ना ची शक्ल डीजे दी मन चंगी ना लगे, ये नहीं कि नहीं है। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। शोर ने डाल भाजी दिलीप बहुत सीनियर है। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ जी ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। यार तुम्हें नहीं पता, तेरी वाला ने मत मारी फैल गया। ये तो इतने सीनियर है, तब पीटीआई नहीं बनी थी। अच्छा। इन्होंने कहा था कि यहाँ धरना लगेगा, यहाँ शैलंग होगी, अच्छा। यहाँ हमें डंडे लगेंगे। ये सीनियर हुए ना हुए, नजूमी जरूर हुई। अच्छा इनाम साहब, आप पॉलिटिशियन हैं और यानी कि आपका कद काठ और आवाज का रोब बिल्कुल और तरह की कहानी सुनाता है, और लेकिन आपने एनसीए से पढ़ा, आर्किटेक्चर में आपने पढ़ा, अल्लाह बात है आर्ट्स से आप रिलेटेड रहे, और फिर एक बड़ी मारूफ फर्म थी, एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, उसके आप लाहौर चैप्टर के हेड भी थे। तो ये तजाद नहीं है? मेरा ख्याल है हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज होती हैं। हाँ। और अगर आप मुझे एज ए पॉलिटिशियन देखना चाहें तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अगर मेरे अंदर बैठे हुए आर्टिस्ट को देखना चाहें तो वो डिफरेंट स्टोरी है। बल्कि देखना चाहते हैं तुसी इत्थे आओ, मैं तेरी सीट ते जाना। जारिया ये दो गुत्ता कर प्यारी प्यारी। नहीं असल में, लेकिन आपका ये जो आर्ट का रूप है ये कभी सामने नहीं आया, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली मैं अपना आर्किटेक्चर में प्रैक्टिस भी किया नहीं दादा साहब के साथ, मैं उनके साथ अच्छा। काम भी करता रहा। अच्छा, तो बहुत ही मारूफ। और मैं समझता हूँ कि शायद किसी की बद्दुआ थी कि सियासत में आना और फिर पीटीआई उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। लेकिन उस वक्त अपना प्रोफेशनली बहुत ज्यादा अहम चीज है। अब तो सारा कुछ कंप्यूटर पे आ गया, हर चीज आपके पास, वो सिस्टम ही नहीं रहा मैनुअल काम करने का। उस वक्त तो ये था कि हमारे जो आर्टिस्ट होते थे, जो ग्राफिक्स का काम करते थे, वो सारे हाथ से काम होते थे। दौर चंगा सी, टुंडा बंदा भी तस्वीर बना लेंदा सी। इन्हां दी भी लगदी नहीं पेंटिंग, इधर टुंडे ने बनाई है। पहले खान साहब ने बनाई सी, धरने के बाद टुंडे नहीं लगन दी। तो म्यूजिक से शौक रहा आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रहा। बहुत ज्यादा। खुद भी कभी गुनगुनाया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कोशिश भी नहीं? तकरीर अच्छी कर रहे तो मैं गुनगुना नहीं सकता। कभी कोशिश भी नहीं की? कोई मंसूर मलंगी दा को अल्लाह दिता लूने वाले दा वापस पीटीआई से जाएंगे फिर गुनगुनाओगे? हाँ, पीटीआई में रह जाता तो गुनगुनाना शुरू कर देता मैं। कभी बिल्कुल कोई चीज नहीं? नहीं, I never। अच्छा, आपने दिलीप कभी गुनगुनाया? नहीं। एक्चुअली म्यूजिक का तो मुझे बहुत शौक है। गा नहीं सकते क्योंकि मेदे ते असर पैंदा है। और इत्तेफाक होता था कि मैं यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाती थी, बच्चे अपना वो लड़के लड़कियां
लेके आते थे मोबाइल, तो मैंने वहां उनको कहा था कि साइलेंट पे रखो, जिसका बजेगा मोबाइल तो एक सजा होती थी कि आपने उठ के गाना सुनाना। अच्छा, एक दिन मैं क्लास में, आप क्या पढ़ाती थी वैसे? मैं जी बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ाती। तो मैं जनाब अपने बिजनेस स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ, तो एकदम ना एक मोबाइल बजना शुरू हो गया। मैंने कहा जी किसका मोबाइल है? जिसका भी है। मैं फिरना शुरू हो गई, तो पता चला वो मेरा अपना मोबाइल। तो फिर आज न्याई साहब ने तो साफ माजरत कर ली हमसे, आप भी कुछ सुना दीजिए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अरे वाह वाह, प्यार दीवाना होता है। जब दिल का वेदर अच्छा हो रहा तो बंदा ऐसे ही गीत ਪਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੈਦਰ ਬਦਲਿਆ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰੀ 'ਚ ਜੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜੋੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਲਟਾਣੇ ਨੇ। लेकिन शाह जी उथे बाजे वाले नहीं गए, फिर टुकड़े भी आप ही हैं। न्याई साहब, आपकी शादी वैसे मोहब्बत की थी? नहीं, ये अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। फिर सीधा को अलामे दी। अच्छा, अरेंज मैरिज थी। नहीं तो आप तो एनसीए के और फिर आर्टिस्ट, एनसीए का माहौल तो उस वक्त भी बड़ा रंगीन रहा है हमेशा से। नेशनल कॉलेज में एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी ना, तो एक फैमिली की तरह लोग रहते थे। जहां तक शादी की बात थी तो शादी बता दें कुछ बात हो ही जाती है। पता ही नहीं चलता। तो बंदे दी आई होवे फिर ब्याह हो ही जाता है। नाज़रीन, स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। इनाम साहब, ये बताइए, जब आपने पीटीआई ज्वाइन की तो उस वक्त और जब आपने छोड़ी, आपकी फैमिली और जो चारों आपके बच्चे थे, उनकी क्या इस पे रिएक्शन था? इमरान को पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी अपनी लाइफ है। लेकिन ये जरूर है कि फैमिली ने रिएक्ट बहुत ज्यादा किया। अंदलीप, ये तो चूंकि सियासी बात है, आप पीटीआई को उसका जवाब जरूर देना चाहिए। धोखा हुआ नहीं साहब सर? देखिए, ये तो इनका मौकफ है और मैं सच्ची बात है कि इस केस में तो इन्वॉल्व नहीं थी। अच्छा। और हमारा जो हमारी नहीं, लेकिन ये खान साहब का पर्सनल केस तो नहीं था, ये तो पार्टी का और सियासी मामला है। लेकिन जो देखो ना, तुसी जवाब देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि अगर आप पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मैं खानदानी तो आपको नहीं बता सकती। जी। लेकिन होता ये है कि आपको कहीं भी इलेक्ट्रल मसला हो, आपको कोई कमेटी में मसला हो, तो वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जो कि बना दी गई है, जिसमें चेयरमैन से लेके मेरे तक, नीचे तक, जिसके खिलाफ आपको कोई ग्रीवेंस है और आप समझ रहे हैं कि उस पे मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे, वो कमेटी में जाए। आज तक एक चैलेंज करता आया हूं और आज भी चैलेंज कर रहा हूं, पूरी पीटीआई को चैलेंज कर रहा हूं कि सामने बैठ के मुझे एक रीजनिंग दें कि कौन सा मेरिट और कौन सी तरीकाकार है जिसके जरिए ये फैसले किए जाते हैं। एक बता दे, पूरी पीटीआई मेरे सामने बैठ जाए, आई एम रेडी टू फेस। अद्धी ते बैठी जी इन्होंने पूछ लो। मैं इस पे बड़ा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली इनका ज्यादा एक्सपीरियंस है पीटीआई में भी और ओवरऑल भी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये होता है कि बहुत सी दफा खान साहब की अपनी एक सोच होती है और हम सारे मिलके उनको नॉकआउट कर देते हैं। ये एक दफा नहीं, बहुत दफा हुआ है। उसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि जिस किस्म की हमारी फैसले होते थे, सवाए वेदर दे फैसले हैं। हाँ जी, कोई डर नहीं जी, अजे भी सोचते ने मेहंदी ढोला नाल ही खड़नी है जी। नाल फैसला खान साहब तो चलदा, तुसी सही किया, जो खान साहब दी नहीं सी मानदे, वो बनी गला चले जांदे। ये जो फौजी अदालतों वाला मिलिट्री कोर्ट्स की मामला चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये डिसीजंस मियां साहब की तरफ से आ रहे हैं या वो डिसीजंस को सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मजबूर है इम्प्लीमेंट करने के लिए? मिलिट्री कोर्ट जो है ना, इसका हल नहीं है। दुरुस्त। ये तमाम लोगों को इस बात का अंदाजा भी है। जब सियासतदान फाल नहीं होगा, अपना किरदार अदा नहीं करेगा, ये नौबत तभी आती है ना न्याय साहब। ऑब्वियसली ये बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप सिस्टम डेवलप नहीं कर सकेंगे। और ये जो खौफ है जरदारी साहब के यहाँ और मियां साहब के अंदर कि यही मिलिट्री कोड जो है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ये खौफ देखिए, मेरा ख्याल है जो इस मुल्क के अंदर जो होता आ रहा है, माजी जो रहा है, राइट फ्रॉम 59 टू
آج تک جو ہوتا آ رہا ہے اس ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب ڈی جے بٹ غریب ہو سکتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کروڑوں روپے کھا کے غریب ہے تو بڑی امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی اس میں عمران خان بھی سزا ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ان پہ تو ٹیررزم کا لگ بھی چکا ہے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں. لیکن ان دھرنا واپس ہو گیا, ہے. ایک FIR کیا کٹی ہے, جی جی انہوں نے اس کو بچہ بنا کے پالنا شروع کر نہیں, دیا. لیکن نیازی صاحب وہ شیلنگ کی رات جس طرح سے خان صاحب کھڑے رہے وہی تعداد دے. نہیں ہم BC اور آپ گزاری ہیں شیلنگ میں. ہمارے پہ میں آپ کے سامنے بیٹھوں 7 دہشت گردی کے مقدمے مشرف دور میں میرے پہ یہاں پہ تھے لاہور میں 7 دہشت گردی کے مقدمے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمت پیدا کرو, PTI والے ہو, ہمت پیدا کرو. سیاست میں 126 دن کی ہمت شاید ہی کسی نے جدو ترنے ہوں سر میں گھر جانا تو بیوی نو میں کہنا جان اگر مینوں کچھ ہو گیا کہ اللہ نہ کرے, اگر تانوں کچھ ہو گیا تو ساڈا کی بنے گا. ترنے تو بعد میں بیوی نو کہا جان اگر مینوں کچھ ہو گیا کہ نہیں بھونکے آنا کر, تیری عزت نہیں رہی ہے. اور ڈی جے پتر تو پریشان لگ رہا, جا تیرے بابے مشورہ دے دے. جی بابا جی, جتھے ترنا سی نا اتنے موت دا خوب بنا لے. ویلا ہو گیا بیچارہ جی, ہن بلیریاں نال لمک کے اپنی سلفیاں لین دے ہوندا. اب دیکھیں یہ جو نیاز صاحب نے بات کی وہ صحیح کی. مسئلہ جو ہے نا یہ کورٹس کا اور اس کا نہیں ہے کہ جی ایفیشنٹ ہے یا نہیں ہے, نظام کا مسئلہ ہے. جب آپ کسی کا ووٹ تہس نہس کرتے ہیں تو آپ الیکٹرل دہشت گردی کر رہے ہیں, آپ انتخابات پہ دہشت گردی کر رہے ہیں. اچھا چلے ابھی باجی چھڈو ووٹاں نو, تسی ہن یہ سوچو ولیمے تے روٹی کٹنی نہیں چاہیے. PTI کہتی ہے دھاندلی ہوئی ہے, میں بھی کہتا ہوں دھاندلی ہوئی ہے. آگے چلیں. اب مجھے بتائیں کہ وہ جو تھیلے سے ووٹ نکلیں گے جس پہ سٹیمپ لگی ہوگی, ان ووٹوں میں کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ غلط ووٹ تھا یہ ٹھیک ووٹ تھا؟ جو ووٹ کی پرچی اندر پڑی ہوئی ہے نا, اس میں آپ بالکل دنیا کا کوئی سسٹم نہیں ہے جو یہ بتا سکے, اور ویسے بھی کانسٹیٹیوشنلی بھی لاؤڈ نہیں ہے. لیکن طارق ملک صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہمیں آپ یہ دیجئے اور ہم آپ کو ایک ہلکے کی میرے خیال میں انہوں نے کچھ ٹائم وہ کہتے تھے اس کے اندر ہم آپ کو یہ الیکٹرانکلی جو بھی ان کے پاس سسٹم ہے اس کے تحت ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ جعلی ہے. وہ ایگزیجریٹ کر گئے صورتحال کو, اور پھر جس طریقے سے پھر طارق ملک کو جس طریقے سے آپ دیکھیے جس طرح سے ان کے پیچھے پڑے, آخر میں ان کو مجبور کر دیا کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرچیوں پہ غلط انگوٹھا لگ گیا. 2 حصے ہوتے ہیں, ایک آگے نشان والی پرچی ہوتی ہے, 200 مرتبہ پہلے ایک ریکارڈ کی کاپی ہوتی ہے, اس پہ آپ انگوٹھا لگاتے ہیں. آپ نے پرچی پھاڑی, آپ اندر چلے گئے, اس پہ کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا یہ کون سے اپنا پرچی کا یہ جو پرچی ہے یہ کون سیریل نمبر کاپی سے نکل کے آئی ہے, یہ کوئی نہیں بتا سکتا. یہ کانسٹیٹیوشنلی اس کو سیکیور کیا کاؤنٹر گیا. فائلز نہیں مل رہے, کاؤنٹر فائلز پہ اگر مل گیا کاؤنٹر فائل بھی مل گیا, جعلی انگوٹھے بھی لگے ہوئے, پریزائڈنگ آفیسر آگے چلے, پریزائڈنگ آفیسر کے پاس سائن نہیں ہوئے ہوئے. اچھا ٹپیکل دیکھ لیں NA68 نواز شریف کی کانسٹیٹوئنسی جو ہے 600 کو یہ ان کا کہنا ہے کہ اس قسم کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے میں کہہ رہا ہوں جعلی انگوٹھے بھی آپ کو مل گئے, کاؤنٹر فائل بھی غائب ہو گئی, سگنیچر بھی غائب ہو گئے, پھر بھی وہ فری اینڈ فیئر ہے. سنیں نا میری بات سنیں, یہ تو چلو پتہ چل گیا. اب یہ کون بتائے گا کہ وہ 2000 عمران کو پڑے ہیں, لیکن وہ انویلڈ ہو گیا, وہ تو الیکشن پھر انویلڈ ہو گیا, اس کو ری الیکشن کرانا ہے. یہ تو نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ خان کو ڈکلیئر کر دیں یا مجھے یا آپ کو ڈکلیئر کر دیں. ہم تو کہہ رہے ہیں ہارنے والے نے کیا ہے تو جیتنے والے کا کیا قصور ہے؟ سر اگر تہاڈی گل لمبی تے میں وال کٹاواں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں. اچھا انعام صاحب یہ فرمائیے گا, یہ تو آپ ایگری کرتے ہیں نا کہ تحقیقات ہونی چاہیے؟ بالکل 100% ہونی چاہیے. ہم تو اسی لیے ہم تو صرف تحقیقات مانگ رہے ہیں. میڈیا بھی اور میرے خیال میں PTI بھی کہتا ہے کہ یہ تو بات بتائیں مجھے, وسیع بات بتائیں. دھاندلی آپ نے کی, جعلی ووٹ آپ نے ڈالے, آپ ہار گئے, میرا کیا قصور ہے؟ لیکن تنازع تو کھڑا ہو گیا, جب ایک چیز جھگڑے میں کھڑا ہو چلی گئی تو وہاں پہ پھر ایک شفاف الیکشن ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے کند کرنا ہو یا میں نے یہ الیکشن ہی ختم کرنا ہو اور میں ویک کینڈیڈیٹ ہوں تو میں انگوٹھے غلط رکھوا کے ختم, بعد میں اس کا الیکشن ہی ختم ہو جائے گا. تو وہ بھی میں کہتا ہوں جو میاں والی کا NA71 اور 72 کا جو الیکشن تھا
इमरान खान को जिताने में हम कहते हैं और खोलें। अमजद को जिताने हम में जो कहते हैं वोट कहां से आए? हम कहते हैं केपी खोल दें। मैं जाने लगा हूं, आप मैं खोलें। खुद जाने लगा हूं आप करें। उसको खोलने के लिए कि वोट आया कहां से? खान साहब की कोई बचपन की बात, कोई कजन कोई चचेर दी गल शेयर करो ना साढ़े नाल जनाब। इधर आओ ना, उन्हें गिले सारी उम्र तो नहीं रखने। देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरा ख्याल है बयान तो नहीं की जा सकती। वही बयान करो। नियाजी साहब उन्होंने बचपन की उनको पूरी गल ही दसणगे। ये जरूर है कि इमरान जब लाहौर में इमरान मेरे से बड़ा है जी, जब लाहौर में लोगों को थ्रेट करता था ना स्कूल में या किसी को, 87 में जब, हाँ, तो उनको थ्रेट ये करता था। मेरे कजन्स मियां वाली में वो बड़े खौफनाक। इमरान को शिकार का शौक बचपन से था। हुण मियां साहब नु करना चाह रहे हैं। फिलहाल तो उन्होंने तुम्हें शिकार कर लिया है ना, काफी नहीं है। मैं समझता हूँ कि शिकार का शौक उसको बचपन से था। हर वेदर में बूढ़ी बंदा था, आइसोलेशन में ज्यादा होता था, हमेशा से। बड़े लिमिटेड किस्म के उसके दोस्त थे। अच्छा अंदलीब, ये बताइए कैसा आपने देखा खान साहब को अपने निजी मामलात में, उठने बैठने, खाने पीने, बोलने चालने, हंसने बोलने में? खान साहब की एक जो चीज जो शायद लोग नहीं जानते, हुण जान गए हैं जी। बस तुसी नहीं मान रहे। खान साहब की सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत है। वो कई दफा बड़ी टेंस सी बात होती है ना, बड़ी टेंस, तो कहते हैं वो टेस्ट मैच था ना, बड़ी टेंशन थी, बड़ी टेंशन थी, और फिर वो बन जाते हैं, उसका एक्सेंट भी निकालते हैं, और फिर हम हंस हंस के, बिकॉज वो इतनी फनी बात होती है, आप रिलेट भी कर सकते हैं। तानू क्रिकेट लाया, आप वेदर लगे ने। अब तो खान साहब ने कभी हंसने वाली बात करनी हो ना, तो अंदलीब को कहते हैं अंदलीब तुम बाहर चली जाओ। वो क्यों? भाई जब तुम मुस्कुराती तुम्हारी वेन्स पे वेन चढ़ जाती है। आप अगर हुकूमत नहीं मान रही है तो फिर दोबारा धरना और एजिटेशन? हमने पहले से ही अपने प्लान डी, प्लान जी बनाए हुए हैं। मैं साउंड तैयार रखा फिर जी। तुम जरूर साउंड तैयार रखो, लेकिन जो तुमने टी शर्ट पहनी है ना, वो तुम्हारी साउंड दबा देगी। नहीं, ये जादू वाली है, बल्ला भी बन जाता है। देखिए, आज पीटीआई डिसाइड कर ले असेंबली में खड़ो के परफॉर्म करने को, पूरी हुकूमत को ऐसे बांध के रख। इस असेंबली की ये वक़्त है कि नवाज शरीफ साहब उठ के कहते हैं कि जी 500 अरब रुपया गर्दिशी कर्जों का जिस मर्जी को दे दो, पास किए बगैर। लेकिन इनका जो मौकफ है ना, वो ये है कि डिस्टेबलाइज होता है मुल्क धरनों से, और ऑपोजिशन जो है वो अगर आप असेंबली में रह के करेंगे तो आवाम को ज्यादा फायदा जैम होगा। करके रख सकते हो। नवाज एहसन साहब ज्वाइंट सेशन में आए, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप आए हैं, थैंक यू टू द क्या ओपनिंग धरनास, थी? थैंक यू टू द धरनास। जी। उन्होंने कहा धरना ना होता, धरने वाले ने माँ याद करा दी। हाँ, उन्होंने जो कहा असेंबली जो धरना की ना माँ है। होता, हम 1.5 साल से चीख रहे थे असेंबली में, ये नहीं आए असेंबली मैं में। आपको बताऊं मेरी प्रेडिक्शन अबाउट पीटीआई, जी, दे विल गो बैक टू द असेंबलीज, असेंबली में वापस जाएंगे। अच्छा। ना आ जाए मुझे पकड़ लीजिए। जी बिल्कुल, हम इंतखाबी रिफॉर्म्स करके री इलेक्शन करवा के असेंबली में वापस जाएंगे। ओके, नहीं, लास्ट धरना देना था, मैं इसी बड़ी- असेंबली में आप जाएंगे, इसी असेंबली में। अच्छा नहीं साहब, लास्ट क्वेश्चन, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि जरूर पूछूं। कोई रिकंसिलिएशन पॉलिटिकली रिकंसाइल नहीं हो सकती, बिल्कुल कोई chance नहीं। मुज़ाकरात का चांस तो है, नो 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 नो, मैं आपको देख लो। बताता हूं, या मैं आपको जुडिशियल कमीशन बिठा दें। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मैं पीटीआई आपको की? बताता हूं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है पीटीआई की, अंदलीब की है? इट माइट बी, खून है, मेरा मतलब है कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं, किसी भी इवेंट पे इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी थोड़े दिन रह गए ने, हुण इकट्ठे होना पैना। नाज़रीन, ये था आज का शो, और आज के शो में न्याई साहब से और अंदलीब बीबी से गुफ्तगू करते हुए मौसम का खूबी तस्करा रहा। मौसम वैसे भी बदल रहा है नाज़रीन, और मौसम के ही एक शेर पे प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। आज हमें ये बात समझ में आई है, आज हमें ये बात समझ में आई है, तुम मौसम हो और मौसम हर जाई है। और अब वक्त हुआ धरने ਹੁੰਦੇ ਸਨ, मैं घर जाना ਤੇ बीवी ਨੂੰ मैं कहना जान, अगर मैंने कुछ हो गया, कहंदी अल्लाह ना करे, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ हो गया तो साडा की बनेगा। ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बीवी ਨੂੰ कहा जान, अगर मैंने कुछ हो गया, कहंदी ਐਵੇਂ ਭੌਂਕਿਆ ਨਾ ਕਰ, तेरी इज्जत नहीं रही है। और डीजे पुत्र तू परेशान लग रहा, जा तेरे बाबे मशवरा देंदे नहीं। जी बाबा जी। जिथे तरना सी ना उत्थे मौत दा खूह बना ले। वेला हो गया बेचारा जी, हुण बनेरिया नाल लमक लमक के अपनी सेल्फियां लैन दे हुंदा। अब देखिए, ये जो न्याज़ साहब ने बात की वो सही की। मसला जो है ना, ये कोर्ट्स का और उसका नहीं है कि जी एफिशिएंट है या नहीं है, निजाम का मसला है। जब आप किसी का वोट तहस नहस करते हैं तो आप इलेक्ट्रल दहशतगर्दी कर रहे हैं।
آپ انتخابات میں دہشت گردی کر رہے ہیں. اچھا چلیں ابھی ਬਾਜੀ ਛੱਡੋ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ. PTI कहती है धांधली हुई है, मैं भी कहता हूँ धांधली हुई है. आगे चलें. अब मुझे बताएं कि वो जो थैले से वोट निकलेंगे जिस पे स्टैंप लगी होगी, उन वोटों में कौन डिसाइड करेगा कि ये गलत वोट था, ये ठीक वोट था? जो वो वोट की पर्ची अंदर पड़ी हुई है ना, उसमें आप बिल्कुल दुनिया का कोई सिस्टम नहीं है जो ये बता सके, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनली भी अलाउड नहीं है. लेकिन तारिक मलिक साहब ने ये कहा था कि हमें आप ये दीजिए और हम आपको एक हल्के की, मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ टाइम वो कहते थे, उसके अंदर हम आपको ये इलेक्ट्रॉनिकली जो भी उनके पास सिस्टम है उसके तहत हम आपको बता सकते हैं कि वो जाली है. वो एग्जैजरेट कर गए सूरत हाल को. और फिर जिस तरीके से, अच्छा फिर तारिक मलिक को जिस तरीके से आप देखिए, जिस तरह से उनके पीछे पड़े, आखिर में उसको मजबूर कर दिया कि हम तो ये कह रहे हैं ना कि पर्चियों पे गलत अंगूठा लग गया. दो हिस्से होते हैं, एक आगे निशान वाली पर्ची होती है, 200 मरतबा पहले एक रिकॉर्ड की कॉपी होती है, उस पे आप अंगूठा लगाते हैं. आपने पर्ची फाड़ी, आप अंदर चले गए, उस पे कोई रिकॉर्ड नहीं होता ये कौन से अपना पर्ची का, ये जो पर्ची है ये सीरियल नंबर कॉपी से निकल के आई है, ये कोई नहीं बता सकता. ये कॉन्स्टिट्यूशनली इसको सिक्योर किया काउंटर गया. फॉइल्स नहीं मिल रहे. काउंटर फॉइल्स पे प्रिजाइडिंग अगर मिल गया, ऑफिसर, काउंटर फाइल में मिल गया, जाली अंगूठे भी लगे हुए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, आगे चले. प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास साइन नहीं हुए हुए. अच्छा टिपिकल देख ले, NA 68 नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 600 को, ये उनका कहना है कि इस किस्म की, उनका ये कहना है कि उनका कहना है, कह रहा हूं जाली अंगूठे भी आपको मिल गए, काउंटर फाइल भी गायब हो गई, सिग्नेचर भी गायब हो गए, फिर भी वो फ्री एंड फेयर है. सुने ना मेरी बात सुने. हाँ. ये तो चलो पता चल गया. हाँ. अब ये कौन बताएगा कि वो 2000 इमरान को पड़े हैं, लेकिन वो इनवैलिड हो गया, वो तो इलेक्शन फिर इनवैलिड हो गया, उसको री इलेक्शन कराना है. ये तो नहीं हम कह रहे कि आप खान को डिक्लेयर कर दें या मुझे या आपको डिक्लेयर कर दें. हम तो कह रहे हैं हारने वाले ने किया है तो जीतने वाले का क्या कसूर है? नहीं तो सर अगर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕਟਾਵਾਂ. नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है. अच्छा इनाम साहब ये फरमाइएगा, ये तो आप एग्री करते हैं ना कि तहकीकात होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए. हम तो इसीलिए हम तो सिर्फ तहकीकात मांग रहे हैं. मीडिया भी और मैं PTI भी कहता है कि ये तो बात बताएं मुझे, वसी बात बताएं. धांधली आपने की, जाली वोट आपने डाले, आप हार गए, मेरा क्या कसूर है? लेकिन तनाजा तो खड़ा हो गया जब एक चीज झगड़े में खड़ा हो चली गया, तो वहां पे फिर एक शफाफ इलेक्शन होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कंद करना हो या मैंने ये इलेक्शन ही खत्म करना हो और मैं वीक कैंडिडेट हूं, तो मैं अंगूठे गलत रखवा के खत्म, बात में उसका इलेक्शन ही खत्म हो जाएगा. तो वो भी धांधली है. मैं कहता हूं जो मियां वाली का NA 71 और 72 का जो इलेक्शन था, इमरान खान को जिताने में हम कहते हैं और अमजद को जिताने में जो वोट कहां से आए, हम कहते हैं KP खोल दे. मैं जाने लगा हूं, आप मैं खुद जाने लगा हूं, आप करें उसको खोलने के लिए कि वोट आया कहां से. खान साहब की कोई बचपन की बात, कोई कजन को चचेर दी गल शेयर करो ना साढ़े जनाब. इधर आओ ना, उन्हें गिले सारी उम्र तो नहीं रखने. देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरा ख्याल है बयान तो नहीं की जा सकती. वही बयान करो. लियाजी साहब उन्होंने बचपन की उनको पूरी गल ही दसणगे. ये जरूर है कि इमरान जब लाहौर में, इमरान मेरे से बड़ा है जी, जब लाहौर में लोगों को थ्रेट करता था ना, स्कूल में या किसी को, 87 में जब, हाँ, तो उनको थ्रेट ये करता था. मेरे कजन्स मियां वाली में वो बड़े खौफनाक. इमरान को शिकार का शौक बचपन से था. हुण मियां साहब नु करना चाह रहे हैं. फिलहाल तो उन्होंने तुम्हें शिकार कर लिया है ना, काफी नहीं है. मैं समझता हूं कि शिकार का शौक उसको बचपन से था. हर वेदर में बूढ़ी बंदा था, आइसोलेशन में ज्यादा होता था हमेशा से. बड़े लिमिटेड किस्म के उसके दोस्त थे. अच्छा अनलीब ये बताइए, कैसा आपने देखा खान साहब को अपने निजी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन, ये जो देर करने की आदत है, ये जो काम के ऊपर मट्टी डालने की आदत है, ये न सिर्फ इनफरादी सतह पे हुआ करती है बल्कि कौमों की सतह पे और इज्तिमाई सतह पे भी अगर हो तो उसके बेपनाह नुकसानात हुआ करते हैं और बाज़ औक़ात इतनी देर हो जाया करती है कि फिर उस नुकसान का अज़ाला जो है वो मुमकिन नहीं रहता। इसलिए खुसूसन कौमी मामलात में लीडरान को जो इशूज़ जिनको फौरी तौर पर सुलझाना चाहिए उसमें हरगिज़ देर नहीं करनी चाहिए। शायद मुरीन नियाज़ी साहब की मारूफ नज़्म ही हमारे लीडरान को कुछ समझा सके। हमेशा देर कर देता हूं मैं, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, जरूरी बात कहनी हो कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बंधाना हो, इसको आप जरा अवामुन्नास पे रख के देखिए। मदद करनी हो उसकी यार की ढारस बंधाना हो, बहुत देरी ना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो हमारी सियासी ज़ोमा से ये रिक्वेस्ट है कि फर्द भले देर करे तो करे मगर लीडरान को देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लीडरान अगर कौमी इशूज को सुलझाने में देर करेंगे तो उसकी कीमत नस्लों को चुकानी पड़ेगी। और नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ मौजूद है मारूफ सियासतदान इनामुल्लाह नियाज़ी साहब। सर, वेलकम टू द शो। और उनके साथ तशरीफ फरमाए अंदलीब अब्बास, आप भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और पीटीआई का फेस है ये। वेलकम अंदलीब। थैंक यू। बाबा चेला ए लख लख मुबारकां पीटीआई नू। सुनिया पीटीआई दा वेदर तब्दील होने लगा। अच्छा, ये वेदर क्या हुआ यार? ओए मेरे नुन्ना काका, ओए पॉपकॉर्न खाते हुए हूं तो खान साहब को पूछेगा, खान साहब कल लाओगे? भाई अगर वेदर अच्छा हुआ तो आ जाऊंगा, अगर वेदर मुनासिब न हुआ तो मैं नहीं आ सकता। बस इस तरह 4 को दिन कट लेने, फिर उन्होंने यही कहना एसी ऑन कर दो, वेदर वेरी हॉट। अली अब्बास जी, बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू सो मच। जारिया सलाउद्दीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और डीजे बट बेरोजगार ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਏਸੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਰਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਗੋਧੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਨੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। अच्छा बस 15 साल हो गए ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗੋਧਾ ਛੱਡਿਆ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ। ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਪਰ ਨਜ਼ਰ। अनामुल्लाह नियाज़ी साहब पे नजर ना रख, तू अताउल्लाह नियाज़ी साहब पे नजर रख। जब आएगा इमरान सबकी जान, पहुंचेगा वैदर पाकिस्तान, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਲੀ ਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ वैदर पाकिस्तान। याद नहीं गया? अरे बड़े हैं अब तुम्हें क्या हुआ है? इस गाने ने धरना याद कराता, बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो जी, करोड़ों रुपए हड़प करके बेरोजगार हो गया। खान साहब बड़ी इज्जत नहीं रही, पहले धरने तो घर जाइदा ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਡੀਜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਸਵੇਰ वाला भाई फिर आ गया। अच्छा अंदलीब, ये बताइएगा, लोग कहते हैं बड़ा करोड़ों रुपया बनाया डीजे ने, कोई बुरी बात नहीं है लेकिन बड़ा बजट था उसका। देखें जी, बजट की तो बात नहीं। अगर आप देखें 126 दिन रहे और 126 दिन वहां रहे, जहाँ ना पानी था, ना बिजली थी, ना साउंड था, ना जनरेटर थे, ना घर था, ना बाहर था। जिस रात शेलिंग हुई तो इसका कमाल आपने देखना था कि 3 स्पीकर फटे उस दिन मेरे। स्पीकरों के अलावा सारे जो थे गैस से, इंक्लूडिंग मी, हम नीचे गिरे हुए थे और ये चला रहा था ट्रक और पूरा ये कप्तान बना हुआ था और गाइड कर रहा था कि जी यहाँ मत आए, आगे से हटे, चलते रहे। जनाब मैं बंदे नहीं सी बचा रहा, मैं अपने स्पीकर बचा रहा सी। ये शेलिंग जो है इनकी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है सियासत में। ये आज तक इन्होंने पूरी क्वालिफाइड नहीं है ये पार्टी, और डीजे भट्ट साहब को बेरोजगार हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि इनको मैं मियाँ वाली या दरिया खान न ले जाऊं उधर। मैं नहीं जाना,
जाना मैं गड्डी ते आना अखबार दे पेज 2 ते आ। अच्छा इनाम साहब, आप दोनों यानी कि बहुत ही करीबी लोग हैं, इख्तलाफ अपनी जगह, बहरहाल आपके सगे चचाजाद भाई हैं खान साहब, और आपके जो भाई हैं हमारे दोस्त भी हैं फैजुल्लाह न्याजी साहब, हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं, वो उनके बहनोई भी हैं। तो आप दोनों से ही पूछा जा सकता है ये वेदर का क्या मामला है? मेरा ख्याल है कि दिलीप इज द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन, क्योंकि हमारी तो रिश्तेदारी है, कब्जा तो इन्होंने किया हुआ है। जो उनका अपना खानदानी वेदर है वो इधर ही आएगा। भाई देखिए, हम तो आप दोनों फैसला कर लें, हमें कोई रिपोर्ट दे दें, वेदर रिपोर्ट दे दें। अनसर्टन किस्म का वेदर है ये, कभी कभी गरजता है, चमकता है, लेकिन बरसता नहीं है, चला जाता है। हम कहते हैं ना अंदर का मौसम अच्छा होना चाहिए। वो आपका शेर मुझे बस याद है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। तो सबसे ज्यादा मौसम के बारे में तो आप जानते हैं, आप क्यों अनजान बने हुए? यार बाजी उनकी मेंबर है पीटीआई को, वो रिश्ते करवाने के लिए औरत एक खातून, ये देखे ना, एक धान पान सी खातून, लेकिन जिसका हौसले को आपको दाद देनी पड़ती है। गर्मी, सर्दी, शेलिंग, और वो आपको कंटेनर पे इमरान खान साहब के दाएं या बाएं यूं करके खड़ी नजर आती है। वो एक हमारा वर्कर है, वो मुझे कहता है बाजी कुछ खाया पिया करें। तो मैंने कहा कि मैं तो खाती पीती हूँ। ना ना बाजी, जिनका आपके साथ मुकाबला है वो उनके मुताबिक आप खाया पिया करें। तो मैंने कहा किसके साथ मेरा मुकाबला है? कहते जी वो जो सेहतमंद लोग हैं जैसे मरियम नवाज है, उसके साथ आपका मुकाबला है। तो मैंने कहा मैंने उसके साथ कबड्डी करनी, मैंने तो उसके साथ मुंह से मुकाबला करना है और सोच से मुकाबला करना है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं बाजी, जिस बंदे ने मैं आपको कहा ना खाया पिया करें, उसे कहे बेटा हमें एक मरतबा मौका मिलने दे, फिर हम भी खाए पिएंगे। वैसे यार मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के हम जब जालों को देखते थे ना, और मुझे वैसे अंदलीब साहिबा में वो जो खास बात है ना जो पीपल्स पार्टी के वर्कर में होती है, जो लाठियां खाने के लिए तैयार होते हैं, पुलिस की वैनों पे चढ़ जाने के लिए तैयार होते हैं, इनमें वो वाली बात है। बना रहे हो एलिफेंटी पॉलिटिकल वर्कर की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं अंदलीब बीबी में पूरे मौजूद हैं। तो कोई सुलह की कोशिश हो सकती है दोनों न्याजी बरादरान? देखिए जी, ये फैमिली का मामला है, हम तो इनको अपनी पीटीआई फैमिली का ही समझते हैं, इसलिए वो फैमिली में नाराजगियां हो जाती हैं। न्याजी साहब को मैं प्रोग्राम के बाद वापस ले जाऊंगी ताकि जबर का मौसम बदल जाए। न्याजी साहब, ये फैमिली का मामला है, सियासी मामला? नहीं, दिस इज प्योरली पॉलिटिकल। ऑफ द रिकॉर्ड मैं और अंदलीब बीबी बात कर रहे थे, तो अंदलीब बीबी कह रही थी ये सेक्रीफाइस होती हैं लाइफ में। तो मैंने कहा ये सेक्रीफाइस जो नहीं है, ये तो जिंदगी के बहुत बड़े ब्लंडर है जो मेरे से हुए। अच्छा, मैं यही पूछने जा रहा था कि हिस्सा तो रहे थे आप पीटीआई का? हाँ जी, मैं 1.5 साल पीटीआई। लेकिन आप समझते हैं कि वो ब्लंडर था आपकी जिंदगी का? I think blunder in the sense that was a politically wrong decision to take. लोग इसको पॉजिटिव भी देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि देखिए खान साहब जो हैं वो अपनी किसी फैमिली मेंबर का भी ख्याल नहीं करते, जो उसूली तौर पे वो समझते हैं वो करते हैं। इसमें शायद मैं ये कहूंगा इमरान खान की मर्जी भी शामिल नहीं थी। अच्छा, मेरे मसले पे, हफीज भाई के मसले पे इमरान खान की मर्जी भी पीछे रह जाती है। अंदलीब साहब, हफीज साहब ने तो बड़ा साथ डे 1 से लेके, पीटीआई बनने के बाद से लेके जब तक इख्तलाफ नहीं हुआ, हफीज साहब ने तो बड़ा साथ दिया हम सबकी ग्रूमिंग में, क्योंकि और वो बहुत पुराने सियासी वर्कर मेरा हैं। भी बहुत आना जाना था, और वो लिखते भी हैं, और उनकी सोच तो उनका अपना एक मकाम है और अपनी उनकी एक्सपीरियंस है, और वो हम पहले भी वैल्यू करते थे, अब भी वैल्यू करते हैं। हफीज भाई जो आर्किटेक्ट थे इस सारे सिनेरियो के शुरू से, और फ्रॉम द डे 1 ये जितना भी बेस थी पीटीआई की, दैट वाज डिजाइंड एंड बिल्ट अप बाय हफीजुल्लाह खान। ये एक पॉइंट है कि लोग सोचते हैं कि ये इमरान खान साहब 1 मिनट नहीं लगाते जहां वो अगर किसी को उन्होंने छोड़ना हो, चाहे वो उनके अजीज रिश्तेदारी के ना हो। ये एक तरफ से पॉजिटिव पॉइंट है। एक तरफ मेरे ख्याल में पीटीआई को उस पर भी गौर करना चाहिए, खान साहब को भी, कि लोगों को साथ लेकर चलना भी तो होता है ना, उनसे डायलॉग करना चाहिए, कोई रीजनिंग भी तो ठोस देनी पड़ती है। शाह जी तुसी सही कह रहे जी, खान साहब ने मेरे तो नजर इंज फेरियां जिवें मियां साहब ने गुल्लू भट्ट तो नहीं फेरी। ये जो डीजे भट्ट है, इस किस्म के नौजवानों को जितना वो उन्होंने पीटीआई ने और खान साहब ने सपोर्ट किया है, मेरा ख्याल है और किसी लीडर ने सपोर्ट किया। लेकिन एक बात है, मैं आपको एक बात बता दूं, पीटीआई तो फिर भी तो इंस्पायर कर गई है, लेकिन मियां नवाज शरीफ को वाल कटा के जाए। सिर्फ वाल कटाउना ले आ, शेर वाली शर्ट ते मैं ले ली देखो, लेकिन वो मैनू लगता उन्होंने कबूलना नहीं गा। जरा खान साहब बड़े पदीद हो गए ने शाह जी मेरे नाल। पहले धरने होंदे सी, मैं कहा खान साहब मेरा दिल घबराउंदा, कहंदे तेनू एसी लवा देने आ। हुण मैं कहा खान साहब मैनू गर्मी लगदी, मेरा दिल घबराउंदा, कहंदे जा काम कर जाके, मेरा अपना वैदर खराब होया, तेनू अपनी पई है।
नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत हैं। अच्छा अंदलीब, ये बताइएगा, बाहर के जो अखबारात हैं उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और जो होने वाली फर्स्ट लेडी हैं, उनकी ये भी ख्वाहिश है कि पीटीआई में कुछ ओहदा उन्हें दिया जाए और उनको एक्टिव किया जाए। ये इतलात है। मैं बड़े वसूख से ये कह सकती हूँ कि चाहे कोई भी हो, पीटीआई बेगाना होता है। अरे वाह वाह, प्यार दीवाना होता है। जब दिल का वेदर अच्छा हो रहा तो बंदा ऐसे ही गीत ਪਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਵੈਦਰ ਬਦਲਿਆ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵਰੀ 'ਚ ਜੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜੋੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਦਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਜ਼ਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਲਟਾਣੇ ਨੇ। लेकिन शाह जी उथे बाजे वाले नहीं गए, फिर टुकड़े भी आप ही ने। नहीं साहब, आपकी शादी वैसे मोहब्बत की थी? नहीं, ये अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। फिर सीधा को अलामे दी। अच्छा, अरेंज मैरिज थी। नहीं तो आप तो एनसीए के और फिर आर्टिस्ट, एनसीए का माहौल तो उस वक्त भी बड़ा रंगीन रहा है हमेशा से। नेशनल कॉलेज में एक सबसे बड़ी क्वालिटी जो थी ना, तो एक फैमिली की तरह लोग रहते थे। जहां तक शादी की बात थी तो शादी बता दें कुछ बात हो ही जाती है। पता ही आज नहीं जो चलता। बंदे दी आई होवे फिर ब्याह हो ही जाता है। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। इनाम साहब ये बताइए, जब आपने पीटीआई ज्वाइन की तो उस वक्त और जब आपने छोड़ी, आपकी फैमिली और जो चारों आपके बच्चे थे उनकी क्या इस पे रिएक्शन था? इमरान को पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी अपनी लाइफ है। लेकिन ये जरूर है कि फैमिली ने रिएक्ट बहुत ज्यादा किया। अंदलीब, ये तो चूंकि सियासी बात है, आप पीटीआई को उसका जवाब जरूर देना चाहिए। धोखा हुआ ना साहब सर? देखिए, ये तो इनका मौकफ है और मैं सच्ची बात है कि इस केस में तो इन्वॉल्व नहीं थी। अच्छा। और हमारा जो हमारी नहीं, लेकिन ये खान साहब का पर्सनल केस तो नहीं था, ये तो पार्टी का और सियासी मामला है। देखिए, जो देखो ना, तुसी जवाब देना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि अगर आप पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे पूछ रहे हैं ना, क्योंकि मैं खानदानी तो आपको नहीं बता सकती। जी जी। लेकिन होता यह है कि आपको कहीं भी इलेक्ट्रल मसला हो, आपको कोई कमेटी में मसला हो, तो वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जो कि बना दी गई है, जिसमें चेयरमैन से लेके मेरे तक नीचे तक, जिसके खिलाफ आपको कोई ग्रीवेंस है और आप समझ रहे हैं कि उस पे मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे, वो कमेटी में मैं जाए। आज तक एक चैलेंज करता आया हूं और आज भी चैलेंज कर रहा हूं, पूरी पीटीआई को चैलेंज कर रहा हूं कि सामने बैठ के मुझे एक रीजनिंग दें कि कौन सा मेरिट और कौन सी तरीकाकार है जिसके जरिए ये फैसले किए जाते हैं। एक बता दे, पूरी पीटीआई मेरे सामने बैठ जाए, आई एम रेडी टू फेस। अद्धी ते बैठी जी इन्हों की पूछ लो। मीडिया दी सारी चुगलियां अंदलीब ने लाउणियां दी। मैं इस पे बड़ा, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली इनका ज्यादा एक्सपीरियंस है पीटीआई में भी और ओवरऑल भी, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये होता है कि बहुत सी दफा खान साहब की अपनी एक सोच होती है और हम सारे मिलके उनको नॉकआउट कर देते हैं। ये एक दफा नहीं, बहुत दफा हुआ है। उसके बावजूद मैं ये कहूंगी कि जिस किस्म की हमारी फैसले होते थे, सवाए वैदर दे फैसले हैं तो हाँ जी, कोई डर नहीं जी, अजे भी सोचते ने मेहंदी ढोला नाल ही खड़नी है। ਨਾਲ फैसला खान साहब ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਬਣੀ ਗਾਲਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ये जो फौजी अदालतों वाला मिलिट्री कोर्ट्स की मामला चल रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये डिसीजंस मियां साहब की तरफ से आ रहे हैं या वो डिसीजंस को सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और मजबूर है इम्प्लीमेंट करने के लिए? मिलिट्री कोर्ट जो है ना, इसका हल नहीं है। दुरुस्त। ये तमाम लोगों को इस बात का अंदाजा भी है। जब सियासतदान फाल नहीं होगा, अपना किरदार अदा नहीं करेगा, ये नौबत तभी आती है ना न्याय साहब। ऑब्वियसली ये बड़ी सिंपल सी बात है, जब आप सिस्टम डेवलप नहीं कर सकेंगे। और ये जो खौफ है जरदारी साहब के यहाँ और मियां साहब के अंदर कि यही मिलिट्री कोड जो है ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ये खौफ देखिए, मेरा ख्याल है जो इस मुल्क के अंदर जो होता आ रहा है, माजी जो रहा है, राइट फ्रॉम 59 टू आज तक जो होता आ रहा है, इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। जे डीजे बट गरीब हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है।
करोड़ों रुपए खा के ही गरीब है तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने कही उसमें इमरान खान भी सजा हो सकता है, ये भी हो बिल्कुल, सकता उन पे तो टेररिज्म का लग भी चुका है एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, लेकिन उन धरना वापस हो गया, उन्हें वापस है। आ जाए। एक FIR क्या कटी है, जी, जी। इन्होंने उसको बच्चा बना के पालना शुरू कर नहीं, दिया। लेकिन न्याय साहब, न्यायाधीश साहब, ये न्यायाधीश साहब, वो जो शेलिंग की रात जिस तरह से खान साहब खड़े रहे, उन्हीं पे दाद दे। नहीं, दाद हम भी खड़े हैं, BC और साहब। आपने गुजारी है शेलिंग में। हमारे पे, मैं आपके सामने बैठू, 7 दहशत गर्दी के मुकदमे मुशर्रफ दौर में मेरे पे यहाँ पे थे लाहौर में, 7 दहशत गर्दी के मुकदमे। सवाल ये पैदा होता है कि हिम्मत पैदा करो, PTI वाले हो, हिम्मत पैदा करो। सर, इससे बड़ी सियासत में 126 दिन की हिम्मत शायद ही किसी ने की के अंदर ये वाला जो दस्तूर है, क्योंकि हम खड़े हुए हैं, किस अगर चीज ये के खिलाफ खड़े? अगर ये खबर दुरुस्त निकलती है तो ओहदा जो है वो बहरहाल नहीं मिलेगा PTI में। लगता है कि PTI वाले जा तो बहुत भोले ने, यहाँ है ना तो दान ही लग रहे हैं। यार तो बाकी दान ही लगता है। देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैरिड डी मैरिड ये सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है, अच्छा, हकीकत से इसका कोई फेस ताल्लुक- सेविंग्स होती हैं। कई शहीद हो चुके हैं, कई जख्मी हैं। कई कंटेनर तो डिगे ने। ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਡੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ। हाँ, वो बात तो सही है, लेकिन जिन लोगों ने खान साहब के साथ 95 में ये सफर स्टार्ट किया था ना, वो एक बंदा भी उनके साथ नहीं है। अभी एहसन रशीद साहब की डेथ हुई है, एहसन रशीद साहब एहसन रशीद नेमुल हक भी एक्टिवली नहीं था जी, दुआगो था। एक्टिवली जो लोग थे ना, जो खान साहब के जो सफर शुरू किया था, वो एक बंदा भी साथ नहीं है। आपकी पसंद नापसंद सियासत में नहीं आती। कई ऐसे मरहले आते हैं कि जहां पे कोई वर्कर है या कोई ओहदेदार है, हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ही इज गुड एट वर्क, तो हम उसको न चाहते हुए साथ लेके चलते बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट मुमकिन नहीं है। लाइकिंग डिसलाइकिंग, कल मुझे शक्ल ना चाहिए, शक्ल डीजे दी मन चंगी ना लगे, ये नहीं कि नहीं है। सही कह रहे हैं। ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। डीजे ओए, शोर ने डाल भाजी दिलीप बहुत सीनियर है ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਗਾਂਧੀ जी ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। यार, तुम्हें नहीं पता, तेरी वाला ने मत मारी ही ठहर गया। ये तो इतने सीनियर है, तब PTI नहीं बनी थी। अच्छा। इन्होंने कहा था कि यहाँ धरना लगेगा, यहाँ शैलंग होगी, अच्छा। यहाँ हमें डंडे लगेंगे। ये सीनियर हुए ना हुए, नजूमी जरूर हुई। अच्छा इनाम साहब, आप पॉलिटिशियन हैं और यानी कि आपका कद काठ और आवाज का रोब बिल्कुल और तरह की कहानी सुनाता है, और लेकिन आपने NCA से पढ़ा, आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में आपने ग्रेजुएशन पढ़ा, लाजिम बात है आर्ट्स से आप रिलेटेड रहे, और फिर एक बड़ी मारूफ फर्म थी, एडवर्टाइजिंग कंपनी थी, उसके आप लाहौर चैप्टर के हेड भी थे, तो ये तजाद नहीं है? मेरा ख्याल है हर इंसान के अंदर मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज होती हैं। हाँ। और अगर आप मुझे एज ए पॉलिटिशियन देखना चाहें तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, अगर मेरे अंदर बैठे हुए आर्टिस्ट को देखना चाहें तो वो डिफरेंट स्टोरी असल है। में ਬਲਕਿ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। जारिया ये 2 गुत्ता कर प्यारी प्यारी। नहीं, असल में लेकिन आपका ये जो आर्ट का रूप है ये कभी सामने नहीं आया, इसकी क्या वजह है? एक्चुअली मैं अपना आर्किटेक्चर में प्रैक्टिस भी किया नहीं दादा साहब के साथ, मैं उनके साथ अच्छा। काम भी करता रहा अच्छा, हूँ। तो बहुत ही मारूफ और मैं समझता हूँ कि शायद किसी की बददुआ थी कि सियासत में आना और फिर PTI उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। लेकिन उस वक्त अपना प्रोफेशनली बहुत ज्यादा अहम चीज है। अब तो सारा कुछ कंप्यूटर पे आ गया, हर चीज आपके पास, वो सिस्टम ही नहीं रहा मैनुअल काम करने का। उस वक्त तो ये था कि हमारे जो आर्टिस्ट होते थे, जो ग्राफिक्स का काम करते थे, वो सारे हाथ से काम होते थे। ਉਹ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਟੁੰਡਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਟੁੰਡੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁੰਡਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ। तो म्यूजिक से शौक रहा आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा रहा। बहुत ज्यादा। खुद भी कभी गुनगुनाया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी क्योंकि कोशिश मैं भी नहीं तकरीर अच्छी कर रहे तो मैं गुनगुना नहीं सकता। की? कभी कोशिश भी नहीं की? कोई मंसूर मलंगी दा, को अल्लाह दिता लूने वाले दा, ਵਾਪਸ PTI से जाएंगे फिर गुनगुनाओगे। हाँ, PTI में रह जाता तो गुनगुनाना शुरू कर देता मैं। कभी बिल्कुल कोई चीज नहीं? नहीं, never। अच्छा, आपने दिलीप कभी गुनगुनाया? नहीं।
ایکچولی گھبراہٹ ہو میوزک کا تو مجھے بہت شوق ہے. ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. اور اتفاق ہوتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں جب پڑھاتی تھی بچے اپنا وہ لڑکے لڑکیاں لے کے آتے تھے موبائل, تو میں نے وہاں ان کو کہا تھا کہ سائلنٹ پہ رکھو. جس کا بجے گا موبائل تو ایک سزا ہوتی تھی کہ آپ نے اٹھ کے گانا سنانا. اچھا ایک دن میں کلاس میں آپ کیا پڑھاتی تھی ویسے؟ میں جی بزنس مینجمنٹ. اچھا بزنس مینجمنٹ پڑھاتی. تو میں جناب اپنے وہ بزنس اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی ہوں تو ایک دم نا ایک موبائل بجنا شروع ہو گیا. میں نے کہا جی کس کا موبائل ہے؟ جس کا بھی ہے. میں پھرنا شروع ہو گئی تو پتہ چلا وہ میرا اپنا موبائل. تو پھر آج نیائی صاحب نے تو صاف معذرت کر لی ہم سے, آپ بھی کچھ سنا دیجئے. پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے, ہر خوشی سے ہر غم